चलो बेटा, हम वेक्टर्स कर रहे हैं। वेक्टर्स में हमने वेक्टर्स में देखा कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है। और हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों को एक साथ का क्या मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट वाली एग्जांपल के साथ। फिर हमने देखा कि वेक्टर में दो पार्ट्स हैं, वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर एक अनलिमिटेड लाइन का मतलब एक लाइन का हिस्सा है। जिस लाइन का ये हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर। स्पोर्ट ऑफ वेक्टर। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स में तीन कंडीशंस लगनी चाहिए। मैग्नीट्यूड वाली कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इक्वल बोलना चाहिए। अच्छा, उनकी जो स्पोर्ट्स हैं वो सेम हो या फिर पैरेलल हो। उनकी सेंस सेम होनी चाहिए, सेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो वेक्टर्स इक्वल हैं। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, या फिर जिसकी टेल और टिप कोइंसाइड कर जाए, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसी की वजह से इसको हम इम्प्रॉपर वेक्टर भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर वेक्टर है और वो यही है, इम्प्रॉपर वेक्टर। अच्छा, उसके बाद कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स हमने देखे। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। कोलिनियर और पैरेलल, इसमें बच्चों हमने देखा कोलिनियर और पैरेलल में कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर और पैरेलल हैं, बस उनमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी जो स्पोर्ट्स हैं वो या तो सेम हो या पैरेलल हो। स्पोर्ट सेम हो या फिर पैरेलल हो तो काम बन जाता है। अब इसी की अगर आगे डेप्थ में बात करें, इसी की डेप्थ में बात करें तो एक तो लाइक वेक्टर्स निकलते हैं और एक अनलाइक वेक्टर्स निकलते हैं। लाइक कौन से होते हैं बच्चों, बोल रहा बताओ। डायरेक्शन जिनकी सेंस सेम होती है। जिनकी सेंस सेम होती है। और अनलाइक वेक्टर्स जिनकी सेंस ऑपोजिट होती है, जिनकी सेंस ऑपोजिट होती है। अच्छा, फिर हमने को इनिशियल वेक्टर्स देखे। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दिस इज को इनिशियल वेक्टर्स। we also said that co-initial vectors is also a co-terminal vectors because the vectors we are study is movable। ये बात समझ रहे हो? हम फ्री वेक्टर्स की स्टडी करते हैं, इनको पीछे एक्सटेंड कर सकता हूं ना। also called as co-terminal vectors। क्या समझ रहे हो सारे बच्चे? यस सर। वेरी यस सर। गुड। अगर हम थोड़ी सी और बातों को डिस्कस करें तो हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर देखा जिसकी सेंस ऑपोजिट हो जाती है, नेगेटिव से सेंस ऑपोजिट हो जाती है। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा देखा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए काम आता है। मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड पार्ट 10 यूनिट्स है, तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ए वेक्टर के अलोंग। तो मैं कैसे लिखूंगा उस डायरेक्शन? एक यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, वो ए वेक्टर बाय 5 होगा, ए वेक्टर बाय 10 होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और ये काम क्या आता है, अब मुझे इस डायरेक्शन के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए रहेगा वो मैं निकाल पाऊंगा, बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ी, we done with parallelogram law, the most important thing of this chapter, parallelogram law of vector addition. According to this law, अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बना लें, कैसे बनाएंगे? एक पैरेलल, दो वेक्टर्स तो दिए ही होंगे, इनके बीच का एंगल हमें पता होगा कि वेक्टर्स किस एंगल पे हैं और हमें इन दोनों को ऐड करना है। अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो मुंह उठा के a प्लस बी नहीं लिख कर सकते, यहाँ पे एक अलग लॉ लगता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कहते हैं पहले वेक्टर्स को एक कंप्लीट कर लो एक पैरेललोग्राम को। दिस इज बी डन विद पैरेललोग्राम। ये बी वेक्टर हो गया, ये सिमिलरली ए वेक्टर हो गया क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स ही हैं। तो कहते हैं इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल्स होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा? जो को इनिशियल होगा इन दोनों वेक्टर्स के साथ, जो को इनिशियल होगा इन दोनों वेक्टर्स के साथ। दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहीं से ट्रायंगल लॉ बना कि अगर दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड्स मान लूं इन सेम ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में है, तो ऑपोजिट ऑर्डर में जो तीसरी साइड होती है वो उन दोनों का सम रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर यहीं से मैंने आपको एक और चीज निकालनी सिखाई थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। क्या याद है सबको? ये डायगोनल की लेंथ निकालनी। Yes, sir. Actually, this is a length of diagonal. This is a length of diagonal. Am I clear? This is a length of diagonal और कुछ भी नहीं है। Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद बच्चों यहीं से हमने ट्रायंगल लॉ भी कंप्लीट हो गया, थोड़ी प्रॉपर्टीज थी वो सभी हमें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, डिफाइन फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बच्चों हम कैसे निकालते हैं? दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन। ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये मान लो यहां से यहाँ ओ ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर। यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ओ बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, बी छोटा बी वेक्टर। तो ए टू बी वेक्टर हम कैसे लिख पाएंगे बताओ बच्चों? ए टू बी वेक्टर, b vector minus a Minus vector. A vector. वेरी गुड। और बी टू ए वेक्टर हम कैसे लिख पाएंगे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से? A vector A minus B vector vector. minus A vector minus B vector. वेरी गुड। और यहाँ पे एक इंटरनल डिवीजन फार्मूला हमने पढ़ा कि जो ये अगर हमें सी पॉइंट निकालना है जो m रेशो n में बांट रहा है, तो हम c को कैसे लिख पाएंगे? ओ सी वेक्टर को अगर c वेक्टर बोल दूं, इंटरनल डिवीजन फार्मूला c वेक्टर बताओ M बच्चों? times A vector plus M times B vector 1 M plus N. n प्लस m, शाबाश। और यहीं से हमने एक एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा। चलो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अलग से लाइन बना लेता हूं। संडे को हर चैप्टर की रिवीजन किया करो, जितना भी आपने काम कर लिया है पूरे हफ्ते में, संडे को स्पेयर करो उन सारे काम को रिवाइज करने के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है कि ओ ए बी, यहां पे एक एक्सटर्नली इस लाइन को सबस्टेंड करके एक पॉइंट है सी, जो इसको एक्सटर्नल m रेशो n में बांट रहा है। ये याद रखना, m रेशो n, बुक में चाहे जैसे भी लिखा हो। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं बी वेक्टर, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं सी वेक्टर। हम इस सी वेक्टर को निकाल पाएंगे। ये कैसे निकलेगा बच्चों? N into A vector minus M N into B times A vector vector minus M times divided by B N vector minus M. divided by N minus M. डिवाइडेड बाय n माइनस m, याद रखना। ठीक है बच्चों? अच्छा,
फिर यहीं पे हमने एक छोटी सी चीज आपसे प्रूफ भी करवा ली थी कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो जो इसका सेंट्रॉइड रहेगा, ये वाला सेंट्रॉइड पॉइंट, इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? A vector plus B vector plus C vector by 3. प्लस सी वेक्टर बाय 3, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स रहेंगे। दिस इज आर द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायरेक्शन एंड 3 डायरेक्शन, दोनों में अभी साथ में ही कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, चलो जर्नल फॉर्म में ही करते हैं, ए टू बी वेक्टर, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंक्लूड कर लिया बस हमने, x2 y2। तो ए बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? बताओ। I cap. I cap. वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है? J J cap. J cap. J cap. वेरी गुड। तो इस वेक्टर का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा और इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1, X2 minus X1 into I cap. I cap. और ये वाला कंपोनेंट बच्चों कैसे लिखेंगे? Y2 Y2 minus minus Y2 Y1. minus Y1 Y1 J J cap. cap. J cap. वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम ए टू बी वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है बच्चों? Sir, under root. क्या अंडर रूट का क्या मतलब है भाई? ए बी वेक्टर लिखा है बेटा, वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ Yes, sir. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, तो अब हमने अगर 3D में पढ़ना है, 3 डायमेंशन में, ठीक है, याद है डायरेक्शंस कौन सी कहां मार्क करनी है? दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एम आई क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए टू बी वेक्टर, ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है इन तीनों डायरेक्शंस में। क्या बना सकते हो अपना अपना? सारे बताने की जरूरत नहीं है, बना लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जस्ट मेक इट। Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी Done, गुड, sir. वेरी गुड। देखो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k cap. This is are the AB vector along the 3 directions. Am I clear? Yes, sir. यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं सबको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। I cap is a unit vector along x-axis. Unit vector along x-axis. J cap unit vector along y-axis. याद करनी है बेटा ये चीजें। K cap unit vector along z-axis. ये याद रखना, IJK। और कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। और फिर मैंने आपको, जब हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया है, एडिंग सब्ट्रैक्शन करनी सिखाई। क्या सभी बच्चे नोट कर रहे हैं साथ साथ के बैठे हैं जेबों में हाथ डाल के? क्या नोट कर रहे हैं सारे? Yes, sir. वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको एडिंग कर सिखाई थी, एडिंग सब्ट्रैक्शन, कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है, A1 आई कैप, A2 j कैप,
A3 k कैप और एक B वेक्टर है B1 I कैप B2 j कैप B3 k कैप। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर जब प्लस माइनस कैसे बनेगा बच्चों? I वाला कंपोनेंट I में A1 plus ये आपका B1 I cap A1 plus B1 I B1 cap plus I cap. A2 plus B2 J cap A2 plus B2 J cap. A3 plus A3 B3 K plus cap. B3 K cap A3 प्लस B3 k कैप। समझ गए बच्चों? ये वाली बातें सबको Yes, क्लियर sir. है? पक्की बात है? अच्छा, और अगर यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल है तो इनका मीनिंग क्या है कि A1 A1 equals to B1, A2 equals to B2, A3 equals to B3. ठीक है, आप इसको थोड़ा सोच सकते हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है। वी हैव मतलब वी आर जस्ट एबल टू थिंक दिस थिंग कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। बात समझ पा रहे हो सारे? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम आज का अपना पहला टॉपिक करें स्टार्ट। दिस इज आवर रिवीजन पार्ट। फिर कल आपने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो बता दो एक बार हुआ नहीं? से आंसर बता दो। मुझे बताना क्या है आंसर, क्वेश्चन भी नहीं याद है मुझे। 3 vectors of magnitude A, 2A and 3A अच्छा meet in a point. ठीक है, Their directions are along the diagonals of adjacent faces of a cube. अच्छा समझ गया मैं। Determine the resultant. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 5 जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा A/√2 4i कैप 3j कैप 5k कैप। क्या बना? Yes, sir. yes sir वेरी गुड। सबका बन गया? क्या सबका बन गया? देखो बच्चों, इसको ऐसे बना लो। दिस इज आवर y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। क्या बात समझ रहे हो थोड़ा? थ्री Yes, वेक्टर sir. ऑफ मैग्नीट्यूड A, 2A एंड 3A मीट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। अच्छा, जो इनकी डायरेक्शंस हैं वो डायगोनल्स ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूब है। बात समझ रहे हो? इसकी थोड़ी मार्किंग कर लो, इसको O पॉइंट बोल लो। बात समझ रहे हो? अच्छा, और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। 3 एडजेसेंट है, ए को किस तरफ, जिस तरफ मर्जी मान लो। इसको A, B, C, D, इस पॉइंट को E, इसको F। क्या समझ पा रहे हो? OABCDEF। Yes, sir. अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये तीनों एडजेसेंट फेसिस हैं। ये एडजेसेंट फेसिस कौन कौन से हो गए? ये वाले, नीचे ये साइड की दीवार। अच्छा, किसी को भी A, 2A, 3A मान लो। बात समझ पा रहे हो? ये मान लो एंड देयर डायरेक्शंस आर अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द एडजेसेंट फेस। जो ये डायगोनल है इसके अलोंग ये A वेक्टर है, मतलब ये A, इस डायगोनल OB वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ? OB वेक्टर की जो भी है ये इसका
ओबी की डायरेक्शन के अलोंग जो मेरा एक ए वेक्टर पड़ा है, मतलब एक जिसका मैग्नीट्यूड ए है, क्या इतनी बात समझ आई? ऐसे ही इसके अलोंग पड़ा होगा एक इसके अलोंग पड़ा है, इसके अलोंग पड़ा है और इसके अलोंग पड़ा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो थोड़ा? Yes, sir. पक्की बात है? अच्छा, अब आप लोग ये देखो, ओ, अब इस क्यूब को ना सबसे सस्ती बात क्या रहेगी, अगर मैं वैसे तो देखो हमें एक पोजीशन वेक्टर ढूंढना है, मतलब सबका रिजल्टेंट ढूंढना है। तो अगर आप रिजल्टेंट की बात करोगे, यहाँ पे एक यूनिट क्यूब लेनी सही रहेगी, यूनिट क्यूब, ताकि वो सीधी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने लग जाए। यूनिट क्यूब, क्या थोड़ा सा ये बात समझ पा रहे हो कि इसके अलोंग बस मुझे ये पता लग जाएगा कि ये पूरे का पूरा टुकड़ा ओ ए आई कैप है, ये पूरे का पूरा टुकड़ा ओ सी जे कैप है, ये पूरे का पूरा टुकड़ा ओ जेड के कैप है। अगर नहीं भी करूंगा तो सिर्फ क्या बनता लग जाएगा कि आई वेक्टर बाय लैम्डा, मतलब या फिर आप इसको जितनी भी इसकी साइड मानोगे, मैंने अगर लैम्डा बोल दिया तो आई वेक्टर बाय लैम्डा, आई कैप बाय लैम्डा, मतलब ये बात समझ रहे हो? इसके अलोंग डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी फिर ओ ए की। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मतलब थोड़ा सा कंपल्सम हो जाएगा, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी, फिर भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओबी वेक्टर को ध्यान से लिखो, ओबी वेक्टर को, ओबी वेक्टर को, ओबी वेक्टर देखना क्या बनेगा। ओबी वेक्टर ये वाला, यहां से ये वाला वेक्टर भी है आई कैप, ये वाला वेक्टर इधर को है जे कैप, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जे कैप प्लस आई कैप इज इक्वल्स टू ओबी वेक्टर। बात समझ रहे हो? Yes, जे sir. प्लस आई, अब ये ओसी एक जे कैप ही है ना, सीबी एक आई कैप ही है, सीबी और ओ ए पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. तो ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 आ गया। √2. √2. अच्छा, अब मुझे पता लग गया कि यूनिट वेक्टर क्या है ओबी वेक्टर के अलोंग, I cap plus j cap by √2. आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए? ए का। तो जो ये मेरा एक्चुअल में वेक्टर बन गया वो कितना बना? इसको मैं अगर A I R1 cap A J. times OB vector. इसको मैं क्या बोल देता हूँ, वेक्टर R1 वेक्टर बोल देता हूँ। R1 वेक्टर ये बन गया। क्या ये बात समझ आया? A टाइम्स दिस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब सिमिलरली तुम लोग देखो बच्चों कि OE के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये जे कैप है, ये के कैप है, तो ऐसे लिख सकते हैं जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू OE वेक्टर। क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. O टू E नहीं, O टू D लिखना चाहिए, O टू D। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? जे कैप प्लस के कैप O टू D। बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, O टू D का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2. √2. O टू D के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? J cap plus k cap by J √2. cap divided by √2. जे कैप प्लस के कैप बाय √2। ठीक है, अब OD की डायरेक्शन में हमें 2A वेक्टर को रखना है, तो वो R2 रिजल्टेंट मान लेते हैं। R2 वेक्टर वो क्या बनेगा, यहाँ पे वेक्टर डालना चाहिए, वो बनेगा हमारे पास 2A टाइम्स जे कैप प्लस के कैप बाई √2। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सिमिलरली आप मुझे ये बता सकते हो OF के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? सीधा ही बस, I cap plus k cap by √2. वेरी गुड।
यूनिट वेक्टर अलोंग OF I कैप प्लस K कैप बाय √2 और R3 रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? अगर मैं DA इसको into I cap plus K cap by root 2. इंटू आई कैप प्लस के कैप बाय √2। अब इन्होंने पूछा क्या हुआ है बच्चों, क्या निकालने के लिए? Resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा? R वेक्टर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर। क्या ये बात समझ रहे हो? वेक्टर्स Yes, को ऐड कर रहा हूं। अब मैं वेक्टोरियल ऐड कर रहा हूं। देखो यहाँ पे अब लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने वेक्टर्स को पहले ही रिजॉल्व कर रखा है। क्या बात समझ रहे हो बच्चों कि वेक्टर्स को पहले ही रिजॉल्व कर रखा है? आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप में ऐड हो जाएगा, जे वाला जे में, के वाला के में। समझ रहे हो? हमें R1 वेक्टर पता है a टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। हमें R2 वेक्टर पता है 2a टाइम्स जे कैप प्लस के कैप बाय √2 और हमें R3 वेक्टर पता है R3 वेक्टर 3a टाइम्स आई कैप प्लस के कैप बाय √2। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों को कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पे जितनी बार भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया सबको, उनको यूनिट क्यूब में रहती है। वो पूछते नहीं है बट उनको रहती है यूनिट क्यूब में। क्या आप में से रह रही है सबको? बताओ No, sir. बेटा, यू no हैव टू। sir. Yes, sir. यूनिट क्यूब में रह रही है, देखो कैसे। मान लो मैंने क्यूब की साइड मान ली लैम्डा, मानते हो? लैम्डा Okay, मान लो sir. तो ये OA वेक्टर क्या बन जाएगा? लैम्डा आई कैप। ठीक है। Yes, sir. और OC वेक्टर क्या बन जाएगा? लैम्डा जे कैप। ये मानते हो? Yes, sir. तो OB वेक्टर जो हमारे पास बनेगा वो लैम्डा, ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप। यहां पे बस लैम्डा लग जाएगा, लैम्डा 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 लग जाएगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. समझ गया. अब बस उससे डिवाइड करेंगे, फिर से ऊपर एक लैम्डा आएगा, नीचे लैम्डा आएगा, वो कट ही जाएंगे। मुझे तो डायरेक्शन से मतलब था ना इसके अलावा। बात समझ गए ना बच्चों? Yes, sir. देखो मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं रहता, या तो आपको चीज क्लियर होगी या होगी नहीं, क्योंकि हर चीज का प्रूफ मिल जाता है ना यहाँ पे। मतलब मुझे लगता है यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डॉट का भी प्रूफ है। देयर इज अ प्रूफ ऑफ डॉट आल्सो। हाँ, वो बात अलग है कि हमें आता है कि नहीं आता। मतलब मैथ में ऐसा कुछ नहीं है कि इमेजिनेशन इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा है, फील बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज की प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट हो पेंडिंग बताओ। Sorry, बताओ बेटा, और किसी का कोई डाउट हो। ईशित कहाँ पे है? ईशित। Yes sir, एक क्वेश्चन था. हाँ बताओ बेटा। If the sum of two unit vectors is also a unit vector, इफ द सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आगे, is also a unit vector, इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, then the magnitude of their difference is. देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। ठीक है, करो बच्चों, क्वेश्चन है, जल्दी करो, टेक अ टाइम। सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज। मतलब अगर हम ऐसे मान लें कि एक ए कैप है प्लस बी कैप है, ये सी कैप के इक्वल है। द सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस।
ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। वही यूज करें जुगाड़। मान लेते हैं ए कैप है, मान लेते हैं बी कैप है, ये इस डायरेक्शन में है, इसको इसमें मान लेते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सी कैप को। अब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। बी कैप क्या समझ पा रहे हो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. चलो करो अब। जल्दी करो यार। आप देखो कर लोगे यहां से क्रिश? तो करवा दो, नहीं हो रहा। ए कैप प्लस बी कैप सी कैप दिया हुआ है। यस सर। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस निकालना है। यस सर। मैंने भाई इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। यस सर। अब मुझे क्या करना है? एक तरह से ये निकालना है, ये वाला वेक्टर यस सर। ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। यस सर। अच्छा, अगर अब ये तीनों मतलब तीनों की साइड अगर 1 1 1 दी हुई है तो ये 60 60 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। यस सर। तो बस फिर यस सर, अब तो हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल पता लग गया नहीं? यस सर। वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ करके दिखाइए। चल अब भी देख लेते हैं आता है कि नहीं तुझे। करो जल्दी कर दो यार, अब तो कर दो, एंगल्स भी बता दिए। जीरो कितना आ रहा है? जीरो चेक कर ले यार एक बार। ये 120 डिग्री एंगल रहेगा। चेक कर लिया? इशित क्यों नहीं बोल रहा यार? इशित, ये शोभित कोई नहीं आया? सर इशित तो क्लास में ही नहीं है। पहले तो था। सर मुझे लगता है इशित था वो। क्यों इशित क्यों नहीं है? सर कल रात काफी लेट सोया था मैं भी इस कारण। ऐसा क्या कर रहा था भाई कल रात? सर वो 12:30 के बाद सोया था, शायद 1:30 बजे सोया था वो। कोसाइन रूल अप्लाई करो, बस आंसर निकाल लो। बात समझ आ गई बेटा सबको? यस सर। अच्छा, ठीक है। क्रिश बेटा क्लियर हो गया ना?
Yes, sir. Okay. चलो बढ़िया। अब देखते हैं हम कोलिनियरिटी। देखो आप एक चीज अच्छे से पढ़ लो मुझसे, तो चाहे वो मतलब अब देखो इतनी डेप्थ में मुझे नहीं लगता मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट आप चाहे तो आप लीव भी कर सकते हो मेडिकल वाले बच्चे क्लास, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप सीख भी सकते हो, और सीखने का कभी नुकसान नहीं होता है जो मुझे लगता है। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियर बोल वेक्टर्स बोल लो या पैरेलल वेक्टर्स बोल लो, मैंने आपको बताया था एक ही बात है। इसकी कंडीशंस को डेवलप करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। कहते मान लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, आर टू कोलिनियर, और वी से पैरेलल वेक्टर्स, वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसे मान लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। जा तो अब इनको कोलिनियर या पैरेलल हम कहते क्या है, कब है, जब उनकी जो स्पोर्ट्स हैं बच्चों, या तो वो पैरेलल हो या फिर वो सेम, तब वो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो अब थोड़ा सा, कि जो इनकी स्पोर्ट्स हैं वो या तो सेम होंगी या फिर पैरेलल होंगी। अच्छा, इनकी सेंस या तो ऑपोजिट होगी या सेम होगी, ऐसे ये भी तो बोल सकता हूं, इनकी जो सेंस है या तो वो सेम होगी या फिर वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ए वेक्टर मान लेते हैं, यहां पे ए वेक्टर है, यहां पे एक बी वेक्टर है, बात समझ रहे हो। अब कुछ कोई भी केस हो सकता है, ए वेक्टर के अलोंग मान लो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज ए कैप। क्या बात समझ रहे हो बच्चों। तो मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट। क्या समझ पा रहे हो अब थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब कि Yes, हमें sir. यूनिट वेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। Yes, दिस sir. इज द मेजर वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। क्या ये बात समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप समझ पा रहे हो। Yes. देखो ना, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक ए वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, तो इसके अलोंग भी तो डायरेक्शन यही होगी ए कैप, मतलब इस स्पोर्ट की जो डायरेक्शन होगी वो भी तो ए कैप ही होगी ना। अब प्लस माइनस क्यों लगाया, बी वेक्टर लाइक वेक्टर भी हो सकता था, अनलाइक वेक्टर भी हो सकता था। बात समझ पा रहे हो बेटा। क्या बात समझ पा रहे हो सारे, Yes, sir. सारे बच्चे। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ध्यान से देखो, एक कंडीशन बनाते हैं, ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। तो एक बात ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए कैप को देखो क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस
क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं ये। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, बी वेक्टर को ऐसे लिख दूं अब दोबारा से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप प्लस माइनस, एक तरह से वही चीज लिखी हुई है। और आगे भी Yes, एक प्लस sir. माइनस लगाना पड़ेगा आगे, तभी तो वो नेट कैंसल्स होंगे। बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. थोड़ी सी सीधी सी बात है, 2 मिनट पेंसिल से करते हैं। यार नहीं है भैया आसपास। यहां से एक बात ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एक्चुअली इनकी डायरेक्शंस तो सेम ही है। अब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकती है। देखो ना, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देख पाओ, लैम्डा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो लैम्डा है। ये तो एक तरह से क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, तो बी वेक्टर ही है ना बच्चों। क्या बात समझ पा रहे हो? ये अब क्यों किया था मैंने, ए कैप को चेंज कर लिया बी वेक्टर की टर्म्स में, फिर इसको लैम्डा पुट कर दिया ये बनाने के लिए। अब शायद थोड़ा समझ पाओ। देखो समझ पाए? Yes, sir. ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस से करते हुए, सिमिलर प्रोसेस से करते हुए मैं ऐसे भी लिख सकता था, बी वेक्टर इज म्यू टाइम्स ए वेक्टर सिमिलरली। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स हैं, या फिर पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा, देन there exists a scalar such that a vector is lambda times b vector और b vector is equals to mu times a vector। तो कुछ ऐसा एक लैम्डा या म्यू एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि दोनों को एक दूसरे की टर्म्स में लिख पाए, क्योंकि मैग्नीट्यूड का तो फर्क होगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, Yes, sir. कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही फर्क होगा। बात Yes, समझ sir. पा रहे हो बेटा सारे बच्चे? यस सर। पक्की बात है? अगर मैं थोड़ा समराइज्ड करने की कोशिश करूं अभी तक के काम को, कुछ नहीं है, कहते ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं या कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखना थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, लैम्डा इसको 1 बाय लैम्डा लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर इसको एक नया स्केलर बोल दिया म्यू। क्या बात समझ पाए? यस सर। अच्छा, तो अब हम यहां से एक और रिलेशन बनाते हैं। अब याद रखना, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो ऐसा सा एक एग्जिस्ट करेगा। लिखो, जो फर्स्ट थ्योरम है हमने करनी है, फर्स्ट थ्योरम हमने करनी है,
two non-zero vectors A vector and B vector are collinear if there exist scalars xy not both zero such that x times a vector y times b vector is equals to जीरो वेक्टर. टेक्निकली वेक्टर का साइन डालना चाहिए. कहते हैं अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है ना, तो एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये दो एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते, ऐसा कुछ रिलेशन होगा. क्या बात समझ रहे हो? बड़ा इजी है यार, ये तो एक दूसरे में ना चीजें डाल के देखी गई हैं. अब ध्यान से देखो कैसे करना है, बस समझना है थोड़ा, 2-3 बार पढ़ के समझ आएगा. देखो बेटा, जो अभी मैंने ये किया था, आपको 2-3 बार पढ़ के आराम से बैठ के समझ आएगा. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर को लिखना है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मान लो मुझे यूनिट वेक्टर पता है, समथिंग लाइक क्या लिखें, डी कैप लिख लेता हूँ, और मुझे इसकी डायरेक्शन में 10 यूनिट्स का एक वेक्टर चाहिए, 10 मैग्नीट्यूड का, तो मैं उस वेक्टर को क्या नाम दे सकता हूँ? अगर मैं उसको के वेक्टर बोल रहा हूँ, के वेक्टर ये लिख सकता हूँ 10 डी कैप. जब आपको ये बात हजम हो जाएगी थोड़ी सी, देखो समझ जल्दी जाते हैं बच्चे, बस उसको एब्जॉर्ब करना थोड़ा टाइम लग जाता है. इसको एब्जॉर्ब कर लोगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे कि ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जब बी वेक्टर्स को म्यू टाइम्स ए वेक्टर लिख सकता हूँ, जब कोलिनियर जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक और नया रिलेशन बना रहे हैं कि अगर मैं ऐसे लिख पाया तो वो दोनों वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, कोलिनियर या पैरेलल होंगे. देखो ना यार, अगर अभी इसको समझने की कोशिश करें, प्रूफ आप छोड़ो, सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स बी वेक्टर. भाई इसको लैम्डा बोल लो, एक्स और वाई नॉन जीरो है ना, एक्स और वाई आर नॉन जीरो. नहीं समझे? समझ गए सर. समझ गए सर. और एक्स और वाई नॉन जीरो है तो लिख पाए. बस अभी इसकी वो ही करनी है, समझ लो, इधर उधर करना है इन चीजों को. लो, हमें ये पता है अगर दो वेक्टर्स को लीनियर है या पैरेलल है तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ. तो ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर. ऐसे लिख दूं, 1 को x पुट कर लेता हूँ और ये माइनस लैम्डा को y पुट कर लेता हूँ, तो x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर. क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि इससे ये लिख सकते हैं. अब मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि इससे ये लिख सकते हैं. देखना कैसे, देखो कैसे. अब मान लो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से दो वेक्टर्स लिख के दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. सबसे पहले तो देखो, जीरो वेक्टर के साथ तो कोलिनियर क्या ही डिफाइन होगा, क्योंकि जीरो की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती. कुछ इस तरीके से अब हमें दिया हुआ है, x टाइम्स a वेक्टर y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, और x और y दोनों ही नॉन जीरो हैं, और हमें प्रूफ करना है अब a वेक्टर और b वेक्टर कोलिनियर होंगे. अगर a वेक्टर और b वेक्टर कोलिनियर होंगे, कैसे प्रूफ होगा? बस हो गया, x टाइम्स a वेक्टर माइनस y टाइम्स b वेक्टर, a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस y बाय x b वेक्टर. इसको पुट कर लेते हैं लैम्डा, a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. और अगर आप इसको ऐसे लिखते, x टाइम्स a वेक्टर माइनस y टाइम्स b वेक्टर, x बाय y माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर. इसको कोई और स्केलर पुट कर लो, वैसे दिख रहा है ये 1 बाय लैम्डा म्यू है. अब b वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स a वेक्टर. क्या समझ पा रहे हो बच्चों? मतलब कुछ है ही नहीं यार, कुछ बस वैसे ही 2 पेज भरे हुए हैं बुक में. क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ इतनी बड़ी तवज्जो वाली बात नहीं है अगर जितना इसको दी जाती है. सिर्फ हाँ, Yes, सिंपल sir. इतना समझना था कि अगर हम दो वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल प्रूफ कर दें तो वो वेक्टर्स को लीनियर हो जाते हैं.
मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम 0 प्रूफ कर दें तो टेक्निकली वो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल बन जाते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहां पे लिख लो दो इंपॉर्टेंट सी बातें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू collinear vectors be always a zero vector, be zero vector। अच्छा, अब यहां पे एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरम है, वो क्या बोलते हैं देखना, इफ a vector and b vector are any two non-zero non-collinear vectors and x and y are scalars, then if x times a vector plus y times b vector is equals to 0 vector, बेटा ध्यान से समझो, कहते कोई a और b वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और नॉन कोलिनियर हैं, और x और y ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर आपने जीरो वेक्टर लिख दिया। क्या ये लिखना सही था? जल्दी बताओ। No, sir. ये लिखना सही तो है नहीं, ये तो हम तब लिख पाएंगे जब वेक्टर्स कोलिनियर हो। हाँ, कहते जब आपने ऐसे लिख दिया तो ये वाली बात गारंटीड है कि x भी 0 होगा y भी 0 होगा। क्या बात समझ पा रहे हो कि x भी 0 होगा y भी 0 होगा? बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. क्या इंटरेस्ट से पढ़ पा रहे हो इस टॉपिक को? क्योंकि आधों का मर जाता है। Yes, sir. Yes, sir. जिनके पास एटीट्यूड की कमी होती है वो इस टॉपिक में आके, क्योंकि कई बार हमें, समझ रहे हो ना, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ता है चीजों में कई बार आके। ये बात वही है। बात समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा क्या नहीं? Yes, sir. अब देखना, इसको प्रूफ करके देखते हैं। बड़ा ही अजीब सा मेथड है प्रूफ का भी, वैसे बता कोशिश करता हूँ। देखो, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर आपने जीरो वेक्टर लिख लिया, ये हमें गिवन है कि हमने इसको लिख लिया है, और हमें ये भी गिवन है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और नॉन जीरो तो चलो है ही। अगर बच्चों ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, चलो इसको याद रखना, इसको ऐसे लिखें माइनस वाई टाइम्स बी वेक्टर, इसको ऐसे लिखें माइनस वाई बाय एक्स टाइम्स बी वेक्टर, लेट पुट दिस थिंग लैम्डा। यहां पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बट कोलिनियर तो है ही नहीं, हमें तो गिवन है कि ये नॉन कोलिनियर है पक्के। तो मैंने कहां गड़बड़ की होगी, कोई बता सकता है? मैंने एक स्टेप में गड़बड़ की है यहाँ पे। फिर x को डिवाइड कर दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। Yes, sir. नहीं सर, अगर मैं x को डिफाइन, यहाँ पे अगर मैं x को डिवाइड कर रहा हूं तो ये मान रहा हूं कि x जीरो नहीं है, तभी मैं डिवाइड कर पा रहा हूं। यहाँ पे x को डिवाइड करते तो समय फिर ये मैंने मान लिया। assumption ही गलत है। Yes, sir. Assumption ही गलत है। कौन सी assumption? X x zero नॉन नहीं है। जीरो है। अभी हमें दिया हुआ है ना x नॉन जीरो है, देखो कहाँ पे है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ बेटा x जीरो है या नॉन जीरो है, हमें दिया हुआ है कि कोई स्केलर्स हैं x एंड y स्केलर्स, और हमें लिखा हुआ है अगर ये होगी तो ये होना ही पड़ेगा, इफ दिस अकर्स देन दिस। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे मैंने ये मान लिया था बाय डिफॉल्ट x नॉन जीरो है, तो डिवाइड कर पाया। तो यहां से ये प्रूफ नहीं हो गया कि x जीरो होगा, ये प्रूफ नहीं होगा कि x जीरो होगा। समझ रहे हो मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर ये लिख दिया तो x भी जीरो होगा y भी जीरो होगा। क्या थोड़ा समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से हो गया x टाइम्स a माइनस वाई टाइम्स बी, अगर इसको डिवाइड कर दिया आपने तो ये मान लिया, ये मान के ये आ गई,
बट ये गलत आ गई क्योंकि ये आनी नहीं चाहिए थी, तो मतलब जो आपने मानना था वो नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये होगा, सीधी सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दोबारा समझ लो, x टाइम्स a वेक्टर y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख ले, b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस x बाय वाई a वेक्टर। इसको ऐसे लिख ले, म्यू टाइम्स a वेक्टर। अब ये कैसी कंडीशन आ गई, कोलिनियरिटी की। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी प्यारे बच्चों, कोलिनियरिटी की कंडीशन है। इफ दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बट वी आर रॉन्ग, तो वेक्टर्स मस्ट नॉट बी नॉन कोलिनियर। If vectors must be not collinear, where we are wrong? We are wrong in this step. Here, by dividing the y, we are already assuming that y can't be 0. Am I clearing? Yes, sir. Yes, sir. अगर y can't be 0 और हम यहाँ पे wrong नतीजे पे, रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, तो हमें ये पता लग गया कि y 0 ही होगा भाई, y 0 ही होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो यहां से अब दोनों से ये प्रूफ नहीं हो गया, इन दोनों बातों से, कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, अगर टू वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं, टू वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं और आपने उनको इस फॉर्म में लिख दिया है, और आपने उनको इस फॉर्म में लिख दिया है। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. क्या सभी ने साथ साथ लिख भी लिया है? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ Yes, गए, sir. sir. समझ गए सारे बच्चे? देखो, समराइज्ड करता हूं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बन गई। कोलिनियर वेक्टर्स बाय हमारे बच्चों क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर कोलिनियर है ना, तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूं, या फिर बी वेक्टर को म्यू टाइम्स ए वेक्टर लिख सकता हूं। ये कुछ नहीं है, तो आप मान लो, आप सोच के देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही होगी, सिर्फ एक लैम्डा स्केलर का ही तो फर्क होगा। अब वो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो उनके मैग्नीट्यूड में ही फर्क होगा ना। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हो? अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, इसका 10 होगा, 1/2। 1/2. 1/2. अभी तो वो इक्वल हो पाएंगे क्या? जुगाड़ से समझ पा रहे हो? Yes, sir. अगर Yes. ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, और ये 5 है, ये 10 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? -1/2. -1/2. वेरी गुड। क्या इतनी चीज समझ पाए आप? दिमाग लगाना। Yes, sir. Yes, बस sir. कहानी Yes, खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्या समझ पा रहे हो सारे? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। बस फिर तो ओके है, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो ओके है। चलो सॉरी, एक दो ना क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यू गॉट क्लियर द थिंग्स। चलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। If A vector and B vector are non-collinear vectors such that x1 times A vector, y1 times B vector, x2 times A vector, y2 times B vector, then prove that x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2। चलो बेटा, कंसेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ।
झंकार का हो गया, श्रेयास का हो गया। कम ऑन गाइस, करो। ठीक है, जो बच्चे समझ रहे हैं उनका हो गया है। ध्यान से देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख लें, x1 माइनस x2 टाइम्स a वेक्टर, y1 माइनस y2 टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल कर रहा हूं। अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ये स्केलर्स ही है ना बच्चों, दीज आर स्केलर्स, इसको आप लैम्डा लिख लो, इसको आप म्यू लिख लो, और आपने इसको 0 वेक्टर के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो सीधी सी बात है, लैम्डा मस्ट बी 0 एंड म्यू मस्ट बी 0। अभी तो हम प्रूफ करके हटे। तो x1 माइनस x2 मस्ट बी 0 एंड y1 माइनस y2 मस्ट बी 0। देन x1 इज इक्वल्स टू x2, y1 इज इक्वल्स टू y2। क्या बात समझ पाए बच्चे? Yes, sir. सारे जाने? अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर vectors, find the value of x for which vectors alpha vector is equals to x minus 2 a vector plus b vector and beta vector is equals to 3 plus 2x times a vector minus 2 times b vector are, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएं? कोलिनियर हो जाए। करो बच्चों। सोच समझ के करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है, इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सर 1/4। नहीं, श्रेयस का सही है, -1/4 इज द आंसर। थोड़ा ध्यान से करो। Done, sir. डन। सर डन। देखो बच्चों, मान लेते हैं ये दोनों कोलिनियर हैं, हमने कोलिनियर कहा गया, ये कोलिनियर है, तो अल्फा वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे लिख पाएंगे? ये बात समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसे लिख दे, Yes, sir. ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए वेक्टर को कॉमन निकालते हैं, x माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2x लैम्डा प्लस बी वेक्टर को कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये बात समझ रहे हो? अब ये तो एक स्केलर ही है, ये भी एक स्केलर है।
अब ध्यान से देखो, ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे, अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे प्यारे बच्चों तो ये वाली टर्म भी जीरो होगी, ये वाली टर्म भी जीरो होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वो थ्योरम्स और कहाँ काम आ रही हैं चीजें, दोनों थ्योरम्स लग गई ना एक ही क्वेश्चन में। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब जब -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों क्या सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करते हैं। 2x -4 + 3 -1/4 मतलब -1/2, इधर आ गया -1/4 प्लस का सर प्लस आएगा सर। प्लस आ रहा है यार, मेरा तो प्लस आ रहा है। देखो -4 + 3 ये माइनस बन गया, तो इधर आगे प्लस की चीज होगी। 2 मिनट, आंसर -1/4 दिया हुआ है, गलत किया हुआ गधों ने कहीं। अपन भी एक बार चेक कर लें दोबारा। लैम्डा तो सबका यही आया -1/2। श्रेयस तूने कैसे निकाल दिया वो आंसर? प्लस का हो जाएगा यहाँ पे -1/2, वो प्लस का फिर x हो जाएगा 0 के इक्वल, x + x 2x -4 + 3 -1/2, उधर जाके तो टर्म प्लस की होगी, प्लस का आएगा यार आंसर, प्लस का। और तुम लोग बुक खोल के तो नहीं बैठे हो? बताओ। जल्दी बोलो। क्रिश जिंदल। सर मेरा तो 1/4 ही आया था। हाँ सर, मैं आपको तो कह ही नहीं रहा। तो मैंने तो 1/4 वाले में कहा था। अच्छा, झंकार। मेरा तो सर आंसर ही नहीं आया। आंसर ही नहीं आया। श्रेयस। सर आपने पहले 1/4 को गलत बोला था सर, पहले 1/4 आया था, फिर जब दोबारा सॉल्व किया सर फिर वो गलती से -1/4 आया। जब आपको आंसर लिखा तो आपने कहा कि करेक्ट है। अच्छा अच्छा, +1/4 is answer. Let me correct in book also. कहाँ है क्वेश्चन? प्लस का 1/4, तो ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने एक ही टॉपिक किया है, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, और आप अपना बाकी काम करो अच्छे से, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Sir.